नमस्कार तो मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज हम क्या देखने जा रहे हैं। तो आज क्लास टेंथ जो क्लास टेंथ है ना, तो उसका हम हिंदी का आपको फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि फुल स्टोरी को, कहानी को आपको हम बताएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो जो गोधली जो भाग 2 जो किताब है, जो क्लास टेंथ के लिए BSc के लिए आता है, किसके लिए आता है? तो BSc क्लास टेंथ के लिए आता है। तो चैप्टर नंबर आज 5 को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले तो यदि आप 1 से लेकर 4 जो चैप्टर तक एक्सप्लेनेशन यानी कि जो किताब का कवि का परिचय प्लस बुक एक्सप्लेनेशन यानी कि जो स्टोरी है उतना नहीं किए हैं, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्लास को आप करके आइए। उसके बाद में इस क्लास को करिएगा तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि क्लास 10 की परीक्षाओं में कितना तो 450 प्लस मार्क्स या 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको जो कवि जो परिचय है ना, पोएट का इंट्रोडक्शन से आपको यहाँ से अक्सर 5 से 10 मार्क्स में प्रश्न पूछी जाती है। उसके बाद देखिए आपको जो जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना किताब का, यहाँ से कितना पूछता है। तो यहाँ से जो ना आपको अक्सर कुछ सारांश यानी कि समरी वाइज लिखने के लिए आता है, वहाँ से आपको 5 मार्क्स में दिया जाता है। तो यदि आप इसका स्टोरी समझ लीजिएगा तो आपको एक भी प्रश्न को एग्जाम में कवर करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा क्लास 10th में 99% मार्क्स कवर करने के लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए अपने कंटेंट की ओर आते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? तो नागरी लिपि। सर हु इज द राइटर? किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुणाकार जो मूल्य हैं इन्हीं के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। जो राइटर्स कौन है? तो गुणाकार मूल्य जी हैं, इन्हीं के द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन अब स्टार्ट करते हैं जो कवि से रिलेटेड होती है। तो कवि से रिलेटेड इंट्रोडक्शन अक्सर बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है, जो इम्पोर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए हम ऐसा कुछ लिखवाते हैं जो आपको लिखना बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ से गुणाकार मूल्य का जन्म, जस्ट सेकेंड। देखिए जो अगर पॉइंट को अगर हम अंडरलाइन करवाएंगे ना, तो अपने नोट्स कॉपी में उसको नोट्स करते हुए चलिएगा। एक भी मार्क्स का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1935 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ देगा सर गुणाकार जो मूल्य है उनका जन्म कब हुआ था, तो लिखना है कि 1935 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लिख लीजिएगा। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा कि जन्म कहाँ हुआ था। तो महाराष्ट्र के जो अमरावती जो जिला है, तो उसका एक छोटा सा गांव में इनका जन्म हुआ था। इसको आप लिख लीजिएगा नोट्स पॉइंट में, ठीक। उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई थी। अगर आपसे बोल देगा कि जो गुणाकार मूल्य जी हैं, तो उनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा यानी कि कहाँ हुई थी, तो बोलना है कि सर ग्रामीण जो परिवेश में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? तो मराठी भाषा में। यहाँ इसको भी आप लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि किस भाषा में जो गुणाकार मूल्य जी हैं अपना स्टडी को किए थे, तो बोलना होगा सर कि क्या है, तो यानी कि मराठी भाषा में। तब यहाँ से देखते हैं, उन्होंने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई मराठी पढ़ाई की है। मिडिल जो स्तर जो है ना, वह मिडिल स्तर कितना बोला जाता है? तो 1 to 5। यहाँ देखिए 1 से लेकर 1 to 5 जो क्लास की पढ़ाई होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि मिडिल क्लास। तो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई उन्होंने मराठी में भी किए हैं। फिर वे वर्धा चले गए। फिर कहाँ चले गए थे? तो वर्धा। यहाँ से आपको भी एक मार्क्स में पूछता है कि फिर वह मिडिल जो स्तर की पढ़ाई करके वो कहाँ चले गए थे, तो बोलना होगा कि वर्धा चले गए थे। और उन्होंने वहाँ 2 वर्षों तक की नौकरी भी किए हैं। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किए हैं। फिर वहाँ जाकर किस विषय में अध्ययन किए हैं, तो बोलना होगा कि सर अंग्रेजी एवं हिंदी का भी अध्ययन किए हैं। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर क्या किए हैं, तो एमए तक की पढ़ाई की है। अगर आपसे बोल देगा कि एमए जो है ना, वह कहाँ से किए हैं गुणाकार मूल्य जी, तो बोलना होगा कि जो इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है ना, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने गणित जो सब्जेक्ट है ना, मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट में क्या किए हैं, तो एमए किए हैं। अब यहाँ से देखिए सन 2019 में मूल्य जी के क्या हो गया था, तो निधन हो गया था।
तो अगर आपसे बोल देगा कि जो गुनाकार जो मूल्य जी हैं तो उनका निधन कब हो गया था, तो बोलना होगा सर 2009 जो ईस्वी है तो उनमें इनका निधन हो जाती है। इसको आपको नोट्स पॉइंट में इसको आप लिख लेना होगा। चलिए यहाँ तक देख लिए हैं। अब यहाँ से देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, ठीक, लुक रहा होगा। देखिए यहाँ से गुणाकार मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। क्या बोला जा रहा है कि जो गुणाकार मूल्य के जो अध्ययन एवं जो कार्य का जो क्षेत्र है वह क्या है, तो बड़ा ही व्यापक है, यानी कि बहुत बड़ा है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, क्या है तो पूरा लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। बोला जा रहा है कि जो गुणाकार मूल्य की जो अध्ययन है ना, उनका कार्य है बहुत बड़ा है। उन्होंने गणित, मैथमेटिकल्स भी बोला जा रहा है, खगोल विज्ञान जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साइंटिफिक रिसर्च, जो फिर स्पेस साइंटिफिक जो अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई किए हैं, फिर विज्ञान का इतिहास, देखिए क्या था, तो संस्कृत विज्ञान, ठीक, जैसे विषयों पर खूब उन्होंने लिखे हैं। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इनकी विषयों से संबंधित उनके क्या है तो 2500 से भी अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों को प्रकाशन हो चुका है। तो यदि आपसे एग्जाम की परीक्षाओं में पूछता है कि इन्होंने कितने विषयों से संबंधित व अधिक लेख लिखे हैं, तो बोलना होगा अक्सर 2500। यहाँ से आप लिख लीजिए इसको, कितना था, तो उन्होंने 2500 से भी अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों को प्रकाशन हो चुका है। यहाँ से लिख लेना है 2500 प्लस, जस्ट सेकेंड, जो अगर हम अंडरलाइन करवा रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिए कि 2500 से जो अधिक किताब को लिखे हैं, 2500 से अधिक लेख को लिखे हैं और 30 पुस्तकों का प्रकाशन किए हैं। किसने, तो गुणाकार मूल्य जी ने। यहाँ तक हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम जो इस प्रकार से हैं। जो गुणाकार जो मूल्य जी हैं तो उनका प्रमुख जो कृति जो है ना वह लिखा गया है जो इस प्रकार से हैं। चलिए अभी इसको ही हम अंडरलाइन करवाते हैं। देखिए अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी है, किसका कृति है, तो गुणाकार मूल्य जी की है। जितना कृति लिखवा रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिए, अक्षरों की कहानी। फिर देखिए यहाँ से महाभारत, इतिहास और संस्कृति, क्या है, तो इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, फिर क्या है, तो आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, फिर मैंडलिप, मैंडलिप किसके द्वारा लिखा गया, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणाकार मूल्य की एक पुस्तक अक्षर कथा है। अगर आपसे बोल देगा कि जो अक्षर कथा जो पुस्तक है वो किस लेखक की है, तो बोलना होगा अक्सर गुणाकार मूल्य के। इसको आप लिख लीजिएगा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। प्रस्तुत निबंध गुणाकार मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ से एक मार्क्स के प्रश्न पूछती है कि जो गुणाकार जो मूल्य जी हैं तो उनकी जो कहाँ से लिया गया है उनकी किताब निबंध को, तो बोलना है कि जो प्रस्तुत निबंध गुणाकार मूल्य की पुस्तक है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसको आप नोट्स कर लीजिए, कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इनमें से जो हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी को ऐतिहासिक विशेष के रूप में स्पष्ट कही गई है। इसको भी आप लिख लीजिए कि जो आपकी जो कौन से नागरी है लिपि में, तो बोलना है कि नागरी या देवनागरी जो ऐतिहासिक विशेष के रूप में क्या है, तो रूपरेखा स्पष्ट की गई है। तो इतना यहाँ से पॉइंट को लिख लिए होंगे। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। देखिए तो बोला गया है कि जो यहाँ हमारी लिपि की जो प्राचीनता, व्यापक और शाखा विस्तार का क्या है, तो प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से
बचते हुए लेखों ने निबंधों को क्या है तो बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजनता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियों देते हुए लिपियों के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जागने की कोशिश की है। तो इसमें जो अगर नोट्स पॉइंट लग रहा था कि आपको एग्जाम में पूछेगा तो उसको हम नोट्स करवा दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखना बस स्टार्ट करते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर। तो अब कवि जो यानी कि पोएट का जो इंट्रोडक्शन था उसको हम देख लिए हैं। पोएट इंट्रोडक्शन जो था उसको देख लिए। अब देखेंगे क्या देखेंगे तो न्यू पैराग्राफ आपके सामने अब खुलकर आ रहा है। इसमें हम लोग कहानी को देखेंगे। कहानी यानी कि जो संपूर्ण जो अर्थ है ना उसको अब हम देखेंगे इसमें। तो इससे आपसे क्या है तो रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब है बहुत मोटिवेट करती है इस तरह क्लास को क्रिएट करना में। जस्ट सेकेंड। तो चलिए अब क्लास को हम यहाँ से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हमारी नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। बोला जा रहा है कि जिस लिपि में यह जो लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदियों से पहले, बोल रहा है कि 2 सदियों से पहले, 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि को टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। ये जो हमारी जो लिपि जो है वह क्या है तो देवनागरी जो लिपि है उसको, जो इंडियन जो भाषा में जो लिपि है उसको क्या बोलते हैं तो देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले ही बार बार इस लिपि को टाइप मिल गया था और इसमें जब पुस्तक छपने लगी है इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपसे कोई भी एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा कि जो हिंदी तथा इसकी जो विविध जो बोली है वह किस लिपि में लिखा गया है तो बोलना होगा कि जो देवनागरी जो लिपि है ना इसमें लिखा गया है। ठीक। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खासकुरा वह न्यूमरी भाषाएं भी इस लिपि में लिखी जाती है। और बोलना होगा कि जो हमारी जो पड़ोसी देश क्या है तो नेपाल है, तो नेपाल की जो नेपाली जो खासकुरा है ना वह न्यूमारी भाषा है, इसी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में तो देवनागरी लिपि में भी लिखा गया है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और जो मराठी जो भाषा है तो उसका भी जो लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है। बोला गया है कि जो मराठी जो भाषा है तो उसमें एक केवल अन्य अक्षर है। हमने ऐसा देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी। कवि बोल रहे हैं कि हमने ऐसा देखा है कि जो मराठी जो भाषा है उसमें एक ऐसा अक्षर है, इस अक्षर को आपको चिन्हिए, इस अक्षर को, हाँ तो एक ऐसा अक्षर है, तो हमने देखा है, कवि बोल रहे हैं। फिर क्या है कि जो प्राचीन काल में संस्कृत व जो प्राकृतिक जो भाषा में यह जो ध्वनि थी, पहले क्या थी तो बोलना है कि पहले वह ध्वनि थी, अब क्या बन गई है तो अब अक्षर बन गई है। जब 2 ध्वनियों को हम एक साथ मिलाते हैं तो एक अक्षर का निर्माण होता है। ठीक। इसके लिए जब 2 अक्षर 3 अक्षर को मिलाते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। तो बोला जा रहा है कि इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। इसके लिए जो अनेक जो अभिलेख जो लिखा गया है ना तो उसमें अनेक से अक्षर मिलते हैं। तो हो गया है। अब यहाँ से देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। तथ्य का मतलब क्या है तो एक स्टेटमेंट है, एक जो है ना वह लाइन है, पंक्ति है। तो ये कहा गया है कि जो देवनागरी जो लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य, एक महत्वपूर्ण जो क्या है तो लाइन को लिखा गया है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृति की पुस्तकें प्रकाशित होती है वह प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। मैंने बोला जा रहा है ना कि जो संस्कृत जो प्राकृतिक की जो पुस्तक जो है ना जहाँ भी अगर प्रकाशित होती है वह प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी
ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृतिक उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। और यहाँ से देखिए गुजराती लिपि क्या है, तो गुजराती जो लिपि है ना वह देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न है। अगर आपसे बोलना है कि जो गुजराती जो लिपि है क्या है, तो देवनागरी लिपि सेम है, बराबर है, तो बोलेंगे कि सर जो गुजराती जो भाषा है ना वह देवनागरी जो लिपि से बहुत अलग है, भिन्न है। बोल रहे हैं कि बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं है। ऐसे बोला गया है कि जो बंगला जो लिपि जो है ना वह प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं है, तो बहन अवश्य है। जब पुत्री नहीं है तो बहन तो अवश्य होगी। तो बोलना है कि हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान हमारी नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। अब बोला जा रहा है कि जो हमारा जो साउथ इंडियन है, जो दक्षिण भारत की जो लिपि जो है ना वह वर्तमान अभी में नागरी जो लिपि है ना उससे कई गुना यानी कि अलग दिखाई देती है, कवि ऐसा मानते हैं। अब देखिए, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। कभी ये भी बोलते हैं कि जो हमारा जो स्टेटमेंट जो लाइन जो है ना वह सदैव यानी कि हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की जो लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ की नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से भी विकसित हुई है। कवि ये भी कहते हैं कि जो हमारी जो दक्षिण जो भारत की जो लिपि किस लिपि है, तो बोलना है कि दक्षिणी भारत की लिपि क्या है, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब किसका लिपि है, तो बोलना होगा कि दक्षिण भारत की लिपि है। जो भी क्या है तो नागरी लिपि की तरह वह प्राचीन ब्राह्मी से क्या है तो विकसित हुई है। कहाँ से विकसित हुई है, तो ब्राह्मी जो लिपि है वहाँ से विकसित हुई है। तो यहाँ तक तो देख लिए हम। अब चलिए इसी तरह से हम आपको एकदम संपूर्ण कर एकदम आसान भाषाओं में आपको अर्थ समझाते हुए चलेंगे, आपको कहीं सा थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से हल्का और बड़ा कर लेते हैं। चलिए लो करा होगा। देखिए अभी कुछ समय पहले, कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। बोला जा रहा है ना कि जो साउथ जो इंडियंस जो है ना क्या है, तो साउथ इंडियन जो दक्षिण भारत में अभी भी पोथी का मतलब सर क्या होता है, कुछ आपको राइट्स लिखना है, जो आप कुछ लेटर्स हो गया जो आपको स्कूल में देने के लिए होता है, तो वही बोला गया है। कुछ भारत में जो पोथी लिखने के लिए जो नागरी जो लिपि है तो उसका व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। बोलना होगा कि जो सर नागरी जो लिपि है तो उसका जो आरंभिक जो लेख, जो शुरुआती में जो हमें कुछ लेटर, जो एक स्टेटमेंट, जो तथ्य कहाँ से मिली है, तो दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह जो नागरी लिपि नांदीगिरी कहलाती है। अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ देगा कि जो दक्षिण भारत की जो नागरी जो लिपि है ना वह क्या कहलाती है, तो बोलना है कि नंदी गारी कहलाती है, नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो नंदी नागरी कहलाती है। अब यहाँ से देखिए कोकन के सिलहार, बोल रहे हैं कि कोकन के सिलहार मान्य खेट के राष्ट्रकूट देव क्या है, तो देवगिरी के याद हो था विजयनगर के शासकों के लेख नांदी नागरी लिपि में लिखा गया है। अगर आपसे बोल देगा कि जो देवनागरी के यादव तथा राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के जो शासक का जो लेख है वह किस रूप में लिखा गया है, तो बोलना होगा कि नांदी यानी कि नागरिक के रूप में लिखा गया है, इसी लिपि में लिखा गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से स्टार मार्क लगा दिए हैं। देखिए अब यहाँ से पहल विजयनगर के राजाओं को लेख की लिपि जो है ना वह कहाँ से लिया गया है, तो नंदी नागरी का नाम दिया गया था। जो विजयनगर के जो राजाओं का जो लेख की जो लिपि को ही क्या दिया गया था, तो नंदी नागरी का नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। कवि बोलते हैं कि जो साउथ जो इंडियन जो है, जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं उसमें तमिल हो गया, मलयालम हो गया और तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, लिपियों का जो स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में
अनेक शासकों को नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। फिर भी जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं ना, वह अनेक नागरी लिपि का इस्तेमाल किए हैं। फिर बोला जा रहा है कि राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं कि 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। फिर बोला जा रहा है कि राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं को क्या है, तो 11वीं जो सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिले थे। कहाँ मिले थे देखने को, पूछेगा एग्जाम में, तो बोलना है कि सिक्के के जो नागरी अक्षर में देखने को मिले थे। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर, आज जो 12वीं जो सदी है, तो हाँ नागरी जो लिपि किस रूप में मिला था देखने को, तो बोलना है कि 12वीं सदी जो ना वो सिक्कों में देखा गया था। क्या है, तो 12वीं सदी के केरल के शासक के सिक्कों पर वीर केरल से जैसे शब्द नागरी लिपि में दिखाई दिए थे। यहाँ तक तो हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अंकित है। क्या है, तो अंकित है यहाँ से सुदूर दक्षिण से प्राप्त ओरगोन का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर अब स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बीच में अगर पॉइंट्स आती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहती है, तो उसको हम नोट्स करा देते हैं। ठीक, देखिए, उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव, क्या है, तो नींव डालने वाले क्या है, तो महमूद गजनवी 11वीं सदी पूर्वोत्तर के लाहौर के कहाँ से, तो टकसाल में डाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के जो शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपियों में कलमा अंकित है, तो दूसरी तरफ नागरी में लिपि में अंकित है। फिर बोला जा रहा है कि अव्यक्त में मुहम्मद अवतार निर्पति महमूद सिक्को 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी क्या है, तो जागरी लिपि में लिखे गए शब्द जो है वह देखने को मिले थे। इतना तो हो गया है। इसमें कुछ वैसा नहीं था नोट्स पॉइंट, कुछ अगर रहता है जो स्टेटमेंट जो लगती है कि आपको एग्जाम में अगर आने की संभावना है, तो उसको हम आपको यहाँ अंडरलाइन करवा देते हैं। चलिए अब यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट को। देखिए, महमूद गजनवी के बाद मुहम्मद गोरी अलाउद्दीन खिलजी, बोला जा रहा है कि महमूद गजनवी के बाद मुहम्मद गोरी और क्या है, तो अलाउद्दीन जो खिलजी शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द लिखवाए थे। किसने लिखवाए थे, तो बोलना है कि मुहम्मद गजनवी, मुहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी शेर शाह जो आदि जो शासक जो राजा थे ना, अपने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाए थे, तो नागरी जो शब्द वह खुदवाए थे, लिखवाए थे। फिर अब यहाँ से देखिए, बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था कि जिस पर राम सीता की जो आकृति है और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है, लिखा गया था। उत्तर भारत में मेवाड़ में क्या है, तो गुहिल संभार अजमेर के चौहान, कनौज के गढ़वाल, कठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार। फिर बोला जा रहा है कि जेजांको भीति जिसको बोलते हैं बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कुल क्या है, तो कलचुरी शासकों के जो लेख है ना, वो भी कहाँ लिखा गया था, तो नागरी लिपि में ही लिखा गया है। उत्तर भारत की इस जो नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपियों के नाम से जानते हैं। तो कहा गया है कि जो साउथ जो उत्तर है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो हम उत्तर है, इसको बोलते कि नॉर्थ इंडियन जो है ना, उत्तर जो भारत है, तो इसकी जो नागरी लिपि को क्या करते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, देवनागरी लिपि के नाम से हम जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से हमें स्पष्ट हो जाती है कि एशिया के जो 8वीं जो 9वीं सदी में की नागरी लिपि का जो प्रचलन का था, तो सारे देश में था। यह जो क्या था, तो सार्वदेशिक लिपि में लिखा गया था। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ से जो है ना, हम क्लास को नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, तो पार्ट नंबर जो है ना क्या था, तो पार्ट नंबर हम लोगों का आज 1 को हम कवर कर लिए हैं। अब पार्ट नंबर हम यहाँ से 2 को यहाँ से देखेंगे, पार्ट नंबर 2 को। ठीक, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुई है तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो PDF जो है ना आपको हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी, जो किताब है। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।